हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो चलिए इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इस स्लाइड में हम समझेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में एक इम्पोर्टेंट कंपैरिजन पार्लियामेंट वर्सेस स्टेट लेजिस्लेचर के बीच, स्पेसिफिकली फॉर ऑर्डिनरी बिल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। तो देखिए, पार्लियामेंट में ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी। और अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेचर की, तो अगर स्टेट का लेजिस्लेचर बाई कैमरल है, मतलब दो हाउसेज हैं जैसे विधानसभा और विधान परिषद, तो वहाँ भी बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है यानी सिर्फ एक हाउस है जैसे सिर्फ विधानसभा, तो ऑब्वियसली बिल वहीं पे इंट्रोड्यूस होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन को समझ लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब बात करते हैं बिल को कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, यानी बिल किसके द्वारा इनिशिएट होता है। तो देखिए, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में ऑर्डिनरी बिल किसी भी मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब सिर्फ मिनिस्टर्स ही नहीं, बल्कि आम मेंबर्स भी ऑर्डिनरी बिल को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में रख सकते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है हमारे देश में लेजिस्लेटिव प्रोसेस एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है, जहां किसी भी मेंबर को अपना आइडिया प्रपोज करने का हक है, चाहे वो मिनिस्टर हो या आम मेंबर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब बात करते हैं रीडिंग प्रोसेस की, जो बिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, पार्लियामेंट में ऑर्डिनरी बिल को ओरिजिनेटिंग हाउस में 3 रीडिंग से गुजरना पड़ता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। ये 3 रीडिंग्स एक तरह से बिल की समीक्षा करने का प्रोसेस है, जिसमें बिल को डिटेल में पढ़ते हैं, डिबेट करते हैं और फाइनली वोट के लिए रखते हैं। सेम रूल स्टेट लेजिस्लेचर पर भी लागू होता है, मतलब ओरिजिनेटिंग हाउस में बिल को पहली, दूसरी और तीसरी रीडिंग से गुजरना पड़ता है। इस प्रोसेस से ये इंश्योर होता है कि बिल ध्यान से समझा जाए और उस पर मेंबर्स की राय ली जाए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो दोस्तों अब बात करते हैं बिल के पैसेज की। तो देखिए, पार्लियामेंट में ऑर्डिनरी बिल तभी पास हो सकता है जब दोनों हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा उस पर एग्री करते हैं। लेकिन अगर दोनों हाउसेज में से कोई एक हाउस बिल को रिजेक्ट कर देता है या उसमें चेंजेस करता है, तो उस सिचुएशन में बिल पास नहीं होता। यही बात स्टेट लेजिस्लेचर में भी लागू होती है। अगर स्टेट का लेजिस्लेचर बाई कैमरल है, तो दोनों हाउसेज का एग्रीमेंट जरूरी होता है बिल को पास करने के लिए। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, मतलब सिर्फ एक ही हाउस है, तो बिल उसी हाउस के अप्रूवल से पास हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पैसेज ऑफ द बिल को भी अच्छे से समझ लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब हम बात करेंगे डेडलॉक की सिचुएशन के बारे में। तो देखिए, डेडलॉक का मतलब होता है कि दोनों हाउसेज के बीच एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा और बिल आगे नहीं बढ़ पा रहा। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट की। तो देखिए, इन केस ऑफ पार्लियामेंट, इफ सेकेंड हाउस रिजेक्ट्स और प्रपोजेस अनएक्सेप्टेबल अमेंडमेंट्स और डज नॉट पास विद इन 6 मंथ्स, देन डेडलॉक हैपेंस। यानी कि पार्लियामेंट में अगर सेकेंड हाउस यानी जिस हाउस में बिल पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, अगर वो बिल को रिजेक्ट कर देता है या ऐसे अमेंडमेंट्स प्रपोज करता है जो फर्स्ट हाउस को एक्सेप्ट ना हो, या फिर 6 महीने के अंदर बिल को पास नहीं करता, तो इस सिचुएशन को डेडलॉक कहते हैं। अब बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। तो देखिए, इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर द रूल इज सेम एज एबव बट विद इन 3 मंथ्स।
यानी कि यहाँ भी सेम रूल्स है, लेकिन टाइम लिमिट कम होती है। अगर सेकेंड हाउस 3 महीने के अंदर बिल को रिजेक्ट कर देता है या अनएक्सेप्टेबल अमेंडमेंट्स प्रपोज करता है या बिल पास नहीं करता तो डेडलॉक हो जाता है। ये टाइम लिमिट पार्लियामेंट के मुकाबले में स्टेट लेजिस्लेचर में ज़्यादा टाइट होता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम समझेंगे रेजोल्यूशन ऑफ डेडलॉक, यानी डेडलॉक को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट की। तो देखिए, पार्लियामेंट में जब डेडलॉक होता है तो दोनों हाउसेज का एक जॉइंट सीटिंग बुलाया जाता है। मतलब दोनों हाउसेज के मेंबर्स एक साथ मिलकर बिल पर डिस्कशन और वोटिंग करते हैं। इस जॉइंट सीटिंग से डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश की जाती है ताकि बिल आगे बढ़ सके। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसा कोई जॉइंट सीटिंग का मेकैनिज्म नहीं होता। अगर स्टेट में डेडलॉक हो जाता है तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई फॉर्मल तरीका नहीं होता दोनों हाउसेज को एक साथ बुलाने का। इसीलिए यहाँ पे डेडलॉक ज़्यादा समय तक चल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने रेजोल्यूशन ऑफ डेडलॉक को भी अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब बात करते हैं सेकंड पैसेज और ओवरराइड के बारे में। तो देखिए, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा को ओवरराइड नहीं कर सकता। मतलब अगर राज्यसभा बिल को रिजेक्ट कर दे या चेंजेस करे तो सिर्फ जॉइंट सीटिंग ही डेडलॉक को रिजॉल्व कर सकती है। इसका मतलब है यहाँ पे राज्यसभा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि लोअर हाउस है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को ओवरराइड कर सकती है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बिल को रिजेक्ट कर दिया या पास नहीं किया तो असेंबली बिल को दूसरी बार पास कर सकती है और इस बार बिल डायरेक्टली लॉ बन जाती है, चाहे काउंसिल एग्री ना करे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो दोस्तों, बिल के ओरिजिन का मतलब होता है कि वो बिल किस हाउस से सबसे पहले इंट्रोड्यूस या प्रपोज किया गया। पार्लियामेंट के केस में लोकसभा या राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के केस में लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखिए, पार्लियामेंट में चाहे ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस से ओरिजिनेट हो, लोकसभा या राज्यसभा, अगर दोनों हाउसेज के बीच डेडलॉक हो जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है। इस जॉइंट सीटिंग का मोटिव डेडलॉक को तोड़ना होता है और इसमें बिल किस हाउस से आया था इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे दोनों हाउसेज के मेंबर्स मिलकर उस बिल पर वोट करते हैं जहाँ मेजोरिटी से फैसला होता है। इस प्रकार पार्लियामेंट में ऑर्डिनरी बिल के ओरिजिन का लीगल प्रोसेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में थोड़ा अलग सिस्टम है, खासकर उन राज्यों में जहां बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। यहाँ पर बिल के ओरिजिन का सिग्निफिकेंस होता है। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में ओरिजिनेट होता है और बाद में काउंसिल उसमें डिले करता है या एमेंडमेंट सजेस्ट करता है तो असेंबली उस बिल को दोबारा पास करके काउंसिल की बात को ओवरराइड कर सकती है। इस प्रोसेस को हम सेकंड पैसेज कहते हैं। लेकिन अगर ऑर्डिनरी बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ओरिजिनेट हुआ हो तो असेंबली के पास उसे सेकंड पैसेज के जरिए फोर्सफुली पास करवाने का अधिकार नहीं होता। इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर में बिल किस हाउस से ओरिजिनेट हुआ है इस बात का क्लियरली प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा पार्लियामेंट में जहाँ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं स्टेट लेवल पर ओरिजिन से लेजिस्लेटिव प्रोसेस का आउटकम बदल सकता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने ऑर्डिनरी बिल को पार्लियामेंट वर्सेस स्टेट लेजिस्लेचर के कॉन्टेक्स्ट में अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे पार्लियामेंट वर्सेस स्टेट लेजिस्लेचर इन केस ऑफ मनी बिल। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझते हैं कि मनी बिल क्या होता है। तो देखिए, ये एक स्पेशल टाइप का बिल होता है जो सिर्फ पैसों से रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करता है, जैसे टैक्स, बोरोइंग, एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, ETC। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट की। तो देखिए, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राज्यसभा इसमें कोई चेंज नहीं कर सकती, बस सजेशंस दे सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन लोकसभा का ही होता है। वही अगर हम स्टेट की बात करें तो मनी बिल सिर्फ विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद अगर स्टेट में हो भी तो उसका रोल सिर्फ एडवाइजरी होता है। अब बात करते हैं रिकमेंडेशन की। तो देखिए, पार्लियामेंट में मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है। बिना प्रेसिडेंट की अप्रूवल के इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, और स्टेट लेवल पर भी यही लॉजिक अप्लाई होती है। मनी बिल को विधानसभा में तभी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब गवर्नर की रिकमेंडेशन मिली हो। नेक्स्ट पॉइंट है, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर्स नॉट बाय प्राइवेट मेंबर। तो दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि मनी बिल सिर्फ एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। कोई भी प्राइवेट मेंबर इस टाइप का बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ये सरकारी बिल होता है, इंडिविजुअल एमपीज का नहीं। अब बात करते हैं राज्यसभा या स्टेट काउंसिल का रोल इन केस ऑफ मनी बिल। तो देखिए, ये मनी बिल को रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकते, इनका काम सिर्फ रिकमेंडेशन देना होता है। यहाँ पे फाइनल पावर पार्लियामेंट के केस में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के केस में विधानसभा के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वैलिडिटी ऑफ रिकमेंडेशन। तो देखिए, अगर राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की जाती है तो बिल में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। इसका मतलब बिल थोड़ा बदलकर पास किया जा सकता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इफ मनी बिल इज रिजेक्टेड और इग्नोर्ड ओरिजिनल बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड। यानी कि अगर रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया गया या इग्नोर कर दिया गया तो ओरिजिनल फॉर्म में ही बिल को पास माना जाता है। यानी जो वर्जन लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली ने भेजा था वही फाइनल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने वैलिडिटी ऑफ रिकमेंडेशन को भी अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाइम फ्रेम के बारे में। तो देखिए, जब मनी बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो उसके बाद वो राज्यसभा को भेजा जाता है सिर्फ रिकमेंडेशंस के लिए। लेकिन यहाँ एक क्लियर डेडलाइन होती है। राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन होते हैं बिल को रिव्यू करके वापस भेजने के लिए। इसका मतलब अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर कोई सजेशन देना चाहे तो दे सकती है, पर टाइम बाउंड मैनर में। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इफ मनी बिल इज नॉट रिटर्न देन द बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड इन ओरिजिनल फॉर्म। तो देखिए, अगर राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर बिल को वापस नहीं भेजा या उस पर कोई सजेशन नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली अप्रूवल मान लिया जाता है। यानी मनी बिल को ओरिजिनल फॉर्म में ही पास कर दिया गया माना जाता है बिना किसी बदलाव के। ये प्रोविज़न इंश्योर करता है कि अपर हाउस बिल को डिले ना कर सके। अब बात करते हैं डेडलॉक रेजोल्यूशन की। तो देखिए, नॉर्मल बिल्स के केस में अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच डेडलॉक होता है तो जॉइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है, लेकिन मनी बिल के केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में कभी भी जॉइंट सीटिंग नहीं होती। अगर राज्यसभा एग्री नहीं करती तब भी लोकसभा का डिसीजन ही फाइनल होता है। यानी लोकसभा की डोमिनेंस इंश्योर की गई है फाइनेंशियल मैटर्स में। अब समझते हैं कि स्टेट लेवल पर इसका क्या सिस्टम है। तो देखिए, स्टेट्स में भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस फॉलो होती है। अगर एक बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है तो मनी बिल सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस होता है और काउंसिल सिर्फ सजेशंस दे सकती है। अगर काउंसिल डिसएग्री करती है या डिले करती है तब भी असेंबली का डिसीजन फाइनल होता है। यहाँ भी कोई डेडलॉक रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं होता। तो दोस्तों, ये सिस्टम इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि फाइनेंशियल मैटर्स में किसी भी तरह की पॉलिटिकल ब्लॉकेज ना हो और गवर्नमेंट का फिजिकल फंक्शनिंग स्मूथली कंटिन्यू कर सके। तो ये था पार्लियामेंट वर्सेस स्टेट लेजिस्लेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी बिल। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए
तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।